Hello students, here our next lecture of class 7th, chapter 6th, subject science, physical and chemical changes. तो physical and chemical changes हम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। जैसे कि हमने जाना फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, हमने इन चीज़ों की स्टडी करी थी। और साथ ही साथ मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद एक ऐश मिलता है, हमने ये भी पढ़ा था। एक ब्रिलियंट लाइट वो प्रोवाइड करता है और इस लाइट के को बिल्कुल देखते ही नहीं रहना है। हमने बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली थी। तो आज हमने कहाँ से स्टार्ट करना था बेटा? आज हमने स्टार्ट करना था प्रोटेक्टिव शील्ड, है ना। यहीं से हम स्टार्ट कर रहे थे प्रोटेक्टिव शील्ड से। तो चलिए जानते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड से क्या मतलब है आपकी बुक में जो दिया गया है। सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आर एटमॉस्फेयर। तो आपने जरूर ये सुना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है। तो फिर बोल रहा है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच कम फ्रॉम द सन। और पता है आपको कि जो ये ओजोन लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका काम क्या होता है, ये क्यों हमारे एटमॉस्फेयर में है? तो इसका काम ये है कि अब देखिए सन से जो एनर्जी आती है ना, सन एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। मीन्स कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर सन नहीं है तो हमारी लाइफ भी नहीं है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। बिकॉज सनलाइट आती है, पौधे अपना खाना बनाते हैं, यानी कि उनके खाना बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस उन्होंने किया, फिर वो उन्होंने प्लांट ग्रो हुए, उन्होंने खाना खाया, तो वही प्लांट प्रोडक्ट तो हम खाते हैं ना, वही एनिमल खाते हैं, वही सारी चीजें। तो अगर अल्टीमेटली हम देखें तो सन नहीं तो कुछ नहीं, है ना। लेकिन उसी सन से बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस भी आती हैं। वो सन जो हमें लाइफ देता है, वो सन जिसके बेसिस पे हम जिंदा हैं, वो सन जिसकी वजह से खाना बना रहे हैं हरे पेड़ पौधे और उनसे हम खा रहे हैं, इवन उस सन से भी क्या होती है, बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ में आती हैं। तो इन हार्मफुल रेडिएशंस को क्या कहा जाता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, पराबैंगनी किरणें इन्हें कहा जाता है। विच कम फ्रॉम द सन, जो कहां से आती है? सन से आती है। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है? हमें इन अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करता है? बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। ओके, ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन क्या कर देता है? ये जो रेडिएशंस आती हैं इनको एब्जॉर्ब कर देता है और ऑक्सीजन को तोड़ देता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। नॉर्मली ओजोन, ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं, लेकिन ओजोन को क्या कहा जाता है? O3। ओके, लेकिन ये जो ऑक्सीजन होता है ये ओजोन से अलग होता है। और कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? क्या हम, जब ओजोन टूट जाएगा, ओजोन के मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, तो क्या हम इसे केमिकल चेंज कह सकते हैं? किस में टूट रहा है ये? ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन O3 था, O3 से O2 बन गया, ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट गया। तो क्या हम इसे ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज, कैसे केमिकल चेंज कह सकते हैं? येस और नो, ये आपने मुझे बताना है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म। तो इससे क्या होगा? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या हो जाएंगी? अर्थ तक पहुंच जाएंगी और अर्थ में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये हार्म पहुंचाएंगी। जैसे कि स्किन रिलेटेड डिजीजेस हो जाती हैं, स्किन कैंसर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ आएंगी। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। तो ओजोन क्या करता है? एक शील्ड की तरह क्या करता है? ये काम करता है इस रेडिएशन के, ठीक है। इस रेडिएशन को वहीं ब्लॉक कर देता है, अर्थ में नहीं आने देता है। ओके, जानते हैं बूजो क्या कह रहा है बेटे? थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है तो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। वी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज? तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, अपना खाना बनाते हैं और उसमें उनकी खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कह देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्या फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होता है? तो सोचिए, फोटोसिंथेसिस में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, है ना। तो अब मैंने आपको रिएक्शन भी बता दी, मैंने बोला कि नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो अब तो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि केमिकल है या फिजिकल चेंज है। ऑफकोर्स ये केमिकल चेंज है, राइट। तो बोल रही है पहेली सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। तो पहेली बोल रही है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें कि डाइजेशन होता है, जो खाना हम खा रहे हैं, जो पचता है हमारा खाना, वो भी एक केमिकल चेंज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मीन्स जंग लगना। आपने देखा होगा बहुत बार लोहे में जंग लग जाता है, तो अब इसके बारे में जानते हैं। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। चलिए वापस चलते हैं रस्टिंग की तरफ, हमने पहले भी पढ़ा था। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ये वो एक ऐसा चेंज है जो धीरे धीरे जो आयरन के आर्टिकल होते हैं, लोहे की बनी हुई जो चीजें होती हैं, उनको धीरे धीरे करके इनको खत्म कर देता है, उसे अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है या खराब कर देता है। Since iron is used in making bridges, ships, car, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. तो अब पुल बनाए जा रहे हैं, कार बनाई जा रही है, ट्रक बनाई जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज बनाई जा रही हैं लोहे से, और अब ऐसे ही लोहे में जंग लगता रहा तो कितना लॉस होगा हमारी मॉनेटरी का, इनकी मुद्रा का, इकोनॉमी में कितना लॉस होगा। इतना सारा हम पैसा लगा रहे हैं और उसके बाद वो खराब हो जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा तो वेस्ट हो जाएंगे ना पैसे, तो कितना ज्यादा लॉस होगा। तो बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो इक्वेशन होती है वो कैसे दिखाते हैं। आयरन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन, Fe से हम दिखाते हैं, Fe को आयरन कहा जाता है। प्लस ऑक्सीजन, खराब कैसे होता है, रस्टिंग कैसे होती है, जब भी ये आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, कहाँ से, एयर से मिलने वाली ऑक्सीजन, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अगर उसे मॉइस्चर मिल जाए, वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाए, तो ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसे क्या बोला जाता है, आयरन ऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसको नॉर्मली हम रस्ट या जंग बोलते हैं। ठीक है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी कि वाटर वेपर इज एसेंशियल। अगर कहीं पे भी जंग लगता है तो जंग लगने के लिए या लोहे में जंग लगने के लिए वहां पे वाटर और ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर उस जगह पे ऑक्सीजन नहीं है, वाटर नहीं है, तो जंग वहां पे नहीं लग सकता है। ठीक है। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, अगर कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज इन एयर इज हाई, अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है एयर में, तो विच मीन्स इफ इट इज़ मोर ह्यूमिड, इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा ह्यूमिड होगा, तो इसका मतलब कि रस्टिंग बिकेम फास्टर, रस्टिंग और ज़्यादा तेज़ी से होगी। आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी, नमी जितनी ज़्यादा होगी, उतना फास्ट जंग लगने की प्रोसेस यहाँ पे होती है। ठीक है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो अब हम प्रिवेंट रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोहे की बनाते हैं और वो मजबूत भी होता है। हमने देखा है, अब पुल क्यों बनाया जाता है बेटा, पुल से इतनी सारी गाड़ियां निकलती हैं, ये होता है, इतनी भारी भरकम चीज़ें उसमें से निकाली जाती हैं। ट्रक कितना भारी होता होगा, वो पुल उसका वेट सहन कर लेता है, और एक बार के नहीं बार बार बस जा रही है, ट्रक जा रही है, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां सभी जा रही हैं, लेकिन वो लोहे से बना हुआ पुल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो सोचिए लोहा कितना ज़्यादा, आयरन कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता होगा ना। तो अब क्या करें, अगर इससे बना दिया, हम तो कह रहे हैं कि रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, तो अब कैसे इसे ठीक किया जाए, कैसे इसको बचाएं, क्योंकि अगर ऐसे हुआ तो पुल तो कभी भी गिर सकता है, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, खराब होते जाएगा, और साथ ही साथ उसमें लगाने में जो इतना गवर्नमेंट के जो इतने पैसे वेस्ट होंगे, फिर दोबारा से बनाने में वेस्ट होंगे, फिर वो टूट जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि उसे एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोक दें, वो उस आयरन को एयर के कांटेक्ट में यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोक दें। तो चलिए जानते हैं क्या कहा जा रहा है। prevent iron article coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. आपने देखा होगा जहां पर भी आप आयरन का कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि घर में रेलिंग होती है ना, रेलिंग में भी कुछ डिजाइन्स होते हैं जिसमें कि ग्रिल जिसे हम कहते हैं, उसमें भी पेंट करते हैं या नहीं करते हैं, हम लोग पेंट करते हैं ना। एक तो वो अच्छा दिखता है, दूसरा ये कि जो वो आयरन होता है ना, जो लोहा होता है, ऊपर से पेंट चढ़ जाएगा तो अब वो तो ऊपर की लेयर में तो पेंट हो गया ना, आयरन तो कहीं है ही नहीं, तो वो अंदर
अंदर तो हवा घुस नहीं पाएगी, तो वहां कांटेक्ट उसका नहीं हो पाएगा। ऐसे पुल में भी आपने देखा होगा, जितने भी लोहे के पुल आपने देखे हैं, कोई भी पुल आपने ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें कि पेंट ना किया हो, सब में पेंट करके रखा होगा, ग्रीस करके रखा होगा, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में वो जो आयरन है वो ना आ पाए। आएगा तो पेंट आएगा कांटेक्ट में, पेंट के कांटेक्ट में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इनफैक्ट दीज कोड्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो टाइम टू टाइम हमें इनमें ये करना ही पड़ता है, पेंटिंग करनी ही पड़ती है, ताकि रस्टिंग ना हो, ताकि अगर पेंट निकल जाएगा, जहां पे निकल जाएगा तो वहां तो हो जाएगी ना, तो पेंट को निकलने नहीं देना है। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक एंड ऑन आयरन। तो और दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ मेटल का डिपोजिशन कर सकते हैं, जैसे कि क्रोमियम लगा सकते हैं, ऊपर से जिंक आयन की कोट इसमें चढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है प्रिवेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पे बुजो बोल रही है, ओ दैट इज वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट, सी लिव नियर द कोस्ट। वो कोस्ट के नजदीक रहती है और वो बोलती है कि पानी के आसपास रहती है ना। तो पहली बोल रही है कि अब मुझे समझ में आया कि मेरी दोस्त क्यों बोलती है, मेरी फ्रेंड जो रीता है वो हमेशा क्यों बोलती है कि जो आयरन के बने हुए, लोहे के बने हुए जो बर्तन है उनमें बहुत जंग लगता है, मैं परेशान हो गई हूँ, ऐसा वो क्यों बोलती है। अब समझ में आया, क्योंकि एक तो कोस्टल एरिया के आसपास रहती है, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी थोड़ा सा भी पड़ गया तो हवा से, एयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही है, कॉन्टेक्ट कर लेते हैं और जल्दी से क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है ना। तो अब रस्टिंग के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम पेंट कर देते हैं या जिंक या क्रोमियम आयन को ऊपर से चढ़ा देते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और ऑन आयरन, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम क्या कर देते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक भी क्या होता है, एक मेटल होता है, इसकी लेयर अगर हम चढ़ा देंगे तो इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन या कलई चढ़ाना भी इसे कहा जाता है। नॉर्मली गैल्वेनाइजेशन ये प्रोसेस होती है। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, the iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting। तो आयरन के, लोहे के जो पाइप होते हैं हमारे घर में जो यूज किए जाते हैं, उनको जो वाटर को कैरी करके लेके जाते हैं, उन्हें भी क्या किया जाता है, गैल्वेनाइज। उनके ऊपर भी जिंक की लेयर होती है ताकि उनमें जंग ना लगे, क्योंकि वाटर पाइप तो हमें पूरी लाइफ चाहिए, तो फिर बार बार कितना बदलते रहेंगे, क्योंकि वो तो खराब हो जाएगा अगर ओपन छोड़ देंगे। तो इसीलिए हम ऐसे पाइप्स का यूज करते हैं जिनके ऊपर जिंक की कवरिंग चढ़ी हुई हो, जिनमें गैल्वेनाइजेशन हुआ हो। ओके, You know that ships are made of iron and a part of them remain underwater। तो आपको पता है कि शिप्स जो होते हैं, पानी वाले जो जहाज जो होते हैं, वो किससे बने हुए रहते हैं, आयरन से ही उनके कुछ पार्ट्स बने हुए रहते हैं और वो हमेशा वाटर के अंदर रहते हैं। तो इट मीन्स कि पानी के अंदर तो ऑक्सीजन भी है और पानी भी मिल गया, उसमें तो जल्दी रस्टिंग हो जानी चाहिए थी, है ना। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप कीप क्लाइंबिंग ऑन द शिप्स ओवर आउटर सरफेस। तो जो पार्ट ऊपर है, जो नीचे वाला पार्ट है वो तो ठीक है, पानी में है ही है, साथ ही साथ जो ऊपर के पार्ट है वहां से भी क्या होता है, पानी कभी कभी निकल के ऊपर की तरफ शिप के आउटर सरफेस में आते ही रहता है। मोरेवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट। और साथ ही साथ सी की वाटर जो होता है वो बहुत सारे सॉल्ट को कंटेन करता है, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और सॉल्ट वाटर तो और भी जल्दी रस्ट फॉर्मेशन करता है, और भी जल्दी जंग लगाता है। Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted। तो इसी वजह से जो जहाज होते हैं वो क्या करते हैं, पानी वाले जो जहाज होते हैं, शिप्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रस्टिंग उनमें होती है, बहुत ज़्यादा जंग उनमें लग जाता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, अगर पेंट नहीं किया है। तो फिर बोल रहा है कि सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरीवेयर। और इस वजह से क्या किया जाता है, हर साल इसको चेंज करना पड़ता है, जो शिप है, आयरन की जो शिप है, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर साल इतने बड़े बड़े शिप्स को चेंज करना, रिप्लेस करना, कितना ज़्यादा लॉस पूरे वर्ल्ड में होता होगा, कितना पैसा इसमें वेस्ट होता होगा। तो स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल। अब देखिए, एक स्टील होता है जिसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं,
हैं। ये स्टेनलेस स्टील किसका बना हुआ रहता है? आयरन को कार्बन और मेटल जैसे कि क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज इनके साथ मिक्स करके बनाया जाता है। किसके साथ? क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज को किसके साथ? आयरन के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इट डज नॉट रस्ट, इसमें कोई भी जंग फिर नहीं लगता है, क्योंकि वो अकेला आयरन नहीं है, उसमें मिक्स कर रखा है, उसकी लेयर चढ़ जाती है बाकियों की, तो इस वजह से उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो आया ना रस्टिंग समझ में, जंग लगना। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? लेट्स स्टार्ट। इन क्लास 6th यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। क्लास 6th में आपने पढ़ा होगा कैसे सी वाटर इवेपोरेट होता है, कैसे अलग अलग प्रोसेसेस यूज की जाती है, कैसे फिर उन्हें इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, इवेपोरेट होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है और नीचे सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट रह जाता है। पढ़ा था ना आपने? तो द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल। हमने ये भी पढ़ा था कि जो नमक इस मेथड से बनता है वो प्योर नहीं होता है, उसे इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है ताकि उसका प्योरिफिकेशन करवाया जाए। तो ठीक है, हमें पता है जो सॉल्ट होता है वो प्योर नहीं होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब कि मतलब कि बड़े बड़े दानों के फॉर्म में ये होता है। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और जो शेप है ये भी हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। हावेवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर। पहले तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स इसमें बने हुए रहते हैं, और इन क्रिस्टल को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि शेप कैसा है। जबकि जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं, किसी भी प्योर सब्सटेंस के बने हुए लार्ज क्रिस्टल जो होते हैं, कैन बी फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, तो उनके सॉल्यूशन से हम इनको बना सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इसकी इसी प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस को? बड़े क्रिस्टल जो सब्सटेंस के, जिनको कि किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से बने हुए बड़े बड़े क्रिस्टल जिनको हम बना सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे कुछ नया नहीं बन रहा है, वही बन रहा है। ओके, नमक था, नमक ही बन रहा है, क्रिस्टल के फॉर्म में बन रहा है, तो ये एक फिजिकल चेंज हमारा होता है। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। ये हम क्लास में ही कर सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन आपको क्या दिया, देखिए। यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है। डाइल्यूट मीन्स, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, डाइल्यूट मीन्स होता है जिसमें एसिड का अमाउंट कम होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। एसिड का अमाउंट कम होता है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, ऐसा एसिड डाइल्यूट कहलाता है। और जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा और वाटर का अमाउंट कम होता है, उसको क्या कहा जाता है? कंसंट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए करनी है। एक तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ढूंढना है या उसको उसके साथ करना है एक्सपेरिमेंट, दूसरा वाटर को बॉईल करना है। ओके, तो टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। आपने क्या करना है? एक बीकर में पानी लीजिए, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, हीट द वाटर। उसके बाद इस पानी को जिसमें कि आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है उसे हीट कीजिए, गर्म उसको करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूसली। अब जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देंगे और इसको धीरे धीरे कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे हिलाते ही रहेंगे, घुमाते रहेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। तो अब ऐड करते ही रहिए उस पाउडर को, और तब तक करते रहिए जब तक कि अब उससे ज़्यादा पाउडर उसमें मिक्स नहीं हो रहा है, पाउडर वैसा ही रह गया, पानी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिल्टर द सॉल्यूशन, अब उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर दीजिए, निकाल दीजिए। अलाउ इट टू कूल, इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, तब तक इसको डिस्टर्ब मत कीजिए जब तक ये ठंडा नहीं हो रहा है, या जब ये ठंडा हो रहा है तो इसे डिस्टर्ब मत कीजिए। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, उसके थोड़ी देर बाद जब आपको लगता है कि ये ठंडा हो गया तो अब सॉल्यूशन को चेक कीजिए, सॉल्यूशन की तरफ देखिए। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अभी दिखाई दिए? इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर आपको अभी नहीं दिखे तो वेट कीजिए, उसे और ठंडा होने दीजिए और उसके बाद फिर दोबारा से देखिए, आपको जरूर वहां पे को क्रिस्टल्स नजर आएंगे। ठीक है, और वो क्रिस्टल किसके होंगे? कॉपर सल्फेट के। देखिए ये क्रिस्टल यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए हैं, अगर बाहर निकाल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके के क्रिस्टल का फॉर्मेशन ये करते हैं। कब? जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को हीट करते हैं और उसके ऊपर कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। तो कॉपर सल्फेट को उबाल देंगे, उसके बाद ठंडा होने के लिए जब रख देते हैं तो हमें उस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स यानी कि बड़े बड़े पीसेस हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो नाउ
You have learned about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical changes. तो आपने इस पूरे चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात करी थी. फिजिकल और केमिकल चेंजेस को आपने पढ़ा. फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में आपने जाना कि किसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं, किसे केमिकल चेंजेस हम कहते हैं, और इन्हीं चेंजेस के बेसिस पे आपने ऑब्जर्व करने हैं अपनी आसपास की चीज़ें. अपने आसपास आपको जितने भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उसमें फिल कीजिए कि कौन सा चेंज आपको केमिकल चेंज लगा, कौन सा चेंज आपको फिजिकल चेंज लगा. ओके, so here your chapter is completed, but let's see what you have learned in this chapter. तो change can be of two type, physical and chemical. हमने इस चैप्टर से पढ़ा कि जो चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं. एक फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज होता है. ठीक है. दूसरा, फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस. तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं जिसमें कि किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है. नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन दिस चेंज. इस चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. मतलब कि पानी से बर्फ बनी या पानी से भाप बनी, तो ये क्या हो गया, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वापस वाटर ही बन जा रहा है ना, तो नया सब्सटेंस इसमें नहीं बना. दीज चेंजेस में भी रिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल होते हैं. तो इनको क्या कह दिया जाता है, फिजिकल चेंजेस. ऐसे चेंजेस जिनकी जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जिसमें सब्सटेंस के चेंज आता है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी में. इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड. इन केमिकल चेंज जो होता है जैसे कि डाइजेशन है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, ये सभी क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं. केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन ये करते हैं. Some changes can be obtained in pure salt from their solution by crystallization. कुछ changes ऐसे होते हैं जो कि pure state में मिलते हैं. Obtained in pure state from their solution. उनके solution से हम उनके crystals को crystallization के through हम किसी भी substance के solution से उसके pure state में crystals को obtained हम कर सकते हैं. ठीक है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. वो है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. इस चैप्टर की हम बात करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 7 आपका है. तब तक के लिए आप चैप्टर नंबर 6 को पढ़िए, रीडिंग कीजिए, और उसके जो रिटर्न वर्क होगा ये हम बाद में करेंगे बेटा, अभी नहीं करना है. तो आपको जो जो नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे जो जो करने के लिए कहा गया है, जो जो एक्टिविटीज़ आपसे करने के लिए कही गई हैं, आप उन्हें ज़रूर कीजिए. आपको सीखने को मिलेगा और वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, और आंसर भी आप इजीली कर पाएंगे. अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर देने में. आप इजीली बता दोगे कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, है ना. तो बेटा इसे पढ़िए, लर्न कीजिए, जो समझ में नहीं आता है उसे पूछिए. तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे.